अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की मुहार इमरान खान साहब के बाद बज़ाहिर हमें अलीमा खानम साहिबा के हाथ में ही दिखाई देती है अक्सर व बेशतर, और कुछ अरसे से वो तवातर के साथ ख़बरों में भी थी। उनके बेटों को गिरफ़्तार किया गया, अगरचे वो अब रिहा हो गए हैं। कुछ दिन से हम देख रहे थे कि यूएस में मुबैना जायदादों के हवाले से उनसे सख्त सवाल किए जा रहे थे, और आज भी एक वाक़या जो उनकी बाबत पेश आया वो इस वक्त मीडिया पर मरकज़ी हैसियत इख्तियार किए हुए है। मामूल की मुलाकातें या पेशी होती थी जब इमरान खान साहब की मुख्तलिफ़ केसेस के सिलसिले में, तो उनकी हमशीरा, उनकी तीनों बहनें उनसे मुलाकात के लिए जाती थी या मुलाकात उनकी होती थी। उसके बाद मीडिया को आकर ब्रीफ अलीमा खानम साहिबा ही करती थी, लीड वो लेती थी, फ्रंट लाइन पे वो होती थी। आज भी हस्बे मामूल एक केस की पेशी के बाद जब वो मीडिया को बता रही थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात में क्या अमूर ज़ेर गौर आए और इमरान खान साहब ने क्या बात की, तो यकदम एक अंडा उड़ता हुआ आया और उसके बाद ख़बरों का रुख उस अंडे की जानिब मुड़ गया। बहस इस बात पर हो रही थी कि कहाँ से आया ये अंडा, किसने फेंका ये अंडा, क्यों फेंका गया ये अंडा, ये क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड है या ये इनसाइड जॉब है या ये फॉल्स फ्लैग है। सारी बहस इसी के गिर्द घूम रही थी सोशल मीडिया पर कि यकदम बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम वट्टू एक ट्वीट करती हैं कोडेड, जिसकी तशरीह के लिए मोहसिन नकवी साहब सामने आते हैं और वो अपने ट्विटर अकाउंट से उसको रीट्वीट करते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं कि मरियम वट्टू साहिबा ये कहना चाह रही हैं कि ये अंडा अलीमा खानम ने खुद को खुद पड़वाया। जिसके बाद वो हो जाता है ट्वीट डिलीट, ये आता है ट्विस्ट, और उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद वो ट्वीट दोबारा नमूदार होती है। तो सेठी साहब, ये वतन अजीज़ में क्या हो रहा है? चलें, अब इससे पहले गोली लगी सियासतदानों को, जूता पड़ा, स्याही उंडेली गई, अंडा आज अलीमा खानम को पड़ा। तो सियासत में तो इस तरह होता है, जब आप सियासत कर रहे होते हैं, एहतजाज के सिलसिले में कोई आया हो या सियासी इख्तिलाफ हो, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये बीच में मोहसिन नकवी साहब का वारिद होना, इससे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। हाँ, यू राइट। हाँ, मोहसिन नकवी साहब इस किस्म की चीजों में नहीं कूदते, और क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं तो उनका कूदना जो है इसके माने हैं, ये हो सकते हैं। अच्छा, मगर एक तो उससे पहले कि मोहसिन नकवी साहब की तरफ हम आए, पहले तो ये देखे ना कि हुआ क्या है। अब अलीमा खान साहिबा को सवाल पूछे जा रहे थे जी। उस वक्त अड्डा आया, अलीमा खान साहिबा वहां से चली गई और वो जो दो खातून थी वो भागी, गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में बैठी, और जब लोगों ने एहतजाज किया या रोकने की कोशिश की कि ये कौन लोग हैं, किसने ये किया, तो पुलिस ने गाड़ी को पार्क कर दिया आगे। अच्छा, इससे आप पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी बन जाती है ना। यही होता है ना कि अगर पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दे दी और वो निकल गई, तो ऐसे ही लगता है कि पहला जो सोच आती है वो ये आती है कि गवर्नर ने करवाया। उसके बाद जब मोहसिन नकवी साहब की ट्वीट आती है तो बड़ी हैरानगी ये होती है कि अच्छा, वो तो बिल्कुल जो मरियम वट्टू कह रही हैं वो उसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये तो अलीमा ने खुद करवाया। डॉट्स को इकट्ठा करें और देखें ये बात जाती कहाँ है, सो। अच्छा, अब मरियम वट्टू जो है वो तो रिप्रेजेंटेटिव है बुशरा बीबी की। आपने देखा कि कुछ अरसे से बुशरा बीबी खबरों से बाहर है जी। आपने देखा कि काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता अलीमा खान उभर रही हैं। अब साल डेढ़ हो गया है, 2 साल होने जा रहे हैं जी। अलीमा खान जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं इमरान खान की व्यूज। हमेशा आके वो हार्ड लाइन लेती हैं जो कि इमरान खान लेता है। बाकी लोग, बैरिस्टर साहब एक बात करते हैं, गंडापुर दूसरी बात करता है, वगैरह वगैरह, आते जाते लोग, और ये अफवाहें चलती रहती हैं। मगर इमरान खान खुद जो है वो हमेशा हार्ड लाइन लेते हैं। जब उनकी ट्वीट्स भी आती हैं तो उससे कोई गुंजाइश नहीं होती, और अलीमा खान के तो बात करती है तो वो वही बात करती है जो हार्ड लाइन है, जो इमरान खान की है। तो नेचुरली इसके साथ ये है कि सारा फोकस जो है वो आ गया है अलीमा खान के ऊपर। और अब अलीमा खान जो है, अब मैंने देखा है कि वो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक मजमून लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें पसंद हो या ना पसंद हो, अब वो मीडिया अटेंशन जो है वो अलीमा खान की तरफ ही है। और इस सिलसिले में लगता है ऐसे है कि अब स्पोक्स पर्सन जो हैं या जानशीन जो हैं, जो बन रही हैं, वो आउटसाइड, जब तक इमरान जेल में है, इज अलीमा खान। अच्छा, अब बात यह है कि इसका ये मतलब नहीं है
कि नियाज़ी साहब ये नहीं कह रहे कि जी वो कल को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है इमरान खान को तो पीटीआई की लीडर अलीमा खान बनेगी। उस तरीके से वो जानशीन नहीं है। वो इस तरीके से है कि इमरान खान की जो सोच है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त अलीमा खान जो है वो सामने आई है। अब बाकी पीटीआई के लीडर्स की कोई खास अहमियत नहीं रही क्योंकि वो आपस में लड़ते रहते हैं सारा। मगर अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मरियम भट्टू ने जो बात की इससे जाहिर होता है कि ये अलीमा खान की जो प्रोमिनेंस है जो आगे आ रही है बढ़ के वो बुशरा बीबी को पसंद नहीं है। क्योंकि बुशरा बीबी हमेशा उनकी, आपको याद होगा जब वो बाहर थी जी। तो उन्होंने वो जो सारा लीड किया था वो जो सारी रैली लीड की थी तो उस वक्त तो वो लगता ये था कि गड्ढापुर भी लीडर नहीं रहा, वही लीडर बन गई। और जो इमरान खान की लॉन्ग मार्च और इमरान खान की जानशीन जो है वो बुशरा बीबी। तो अब क्लियर हो गई बात कि ये दो खातून जो हैं इनके आपस के अंदर इश्यूज बन गए हैं। एक वो बुशरा बीबी चाहती है कि ये ना हो, ये कौन होती है बनने वाली, मगर क्योंकि बुशरा बीबी जो है वो जेल में उनकी बयानबाजी नहीं हो रही, उनकी तरफ तवज्जो नहीं है, वो वैसे भी मीडिया के सामने नहीं आ रही या नहीं लाई जाती, तो अलीमा इज टेकिंग द सारा फोकस और मीडिया भी जो है वो अलीमा के ऊपर फोकस्ड। तो आई थिंक ये जो कश्मकश है इसमें मेरा नहीं ख्याल एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल है या मोहसिन नकवी का कोई रोल है। मेरा ख्याल है जिस तरफ तवज्जो दिलवाना चाह रही थी मरियम भट्टू, मेरा ख्याल है मोहसिन भी उसी तरफ तवज्जो दिलवाना चाह रहे थे कि देखें वो क्या कह रही है। उसको चाहिए था अगर वो कंडेम करती कि ये देखें जिसने अंडा फेंका है ये बड़ी बुरी बात है और ऐसे नहीं होना चाहिए, तो मरियम भट्टू ने ये नहीं किया। उसने दूसरी तरफ इशारा किया है कि ये या खुद करवाया गया है या बस बेसिकली ये कि ये खुद करवाया गया है अपनी हैसियत को ऊपर करने के लिए। या अलीमा खान के सपोर्टर्स जो हैं जो अब काफी हो गए हैं बिकॉज सारे मीडिया उनकी तरफ तवज्जो दे रहा है, गंडापुर की क्रेडिबिलिटी नहीं है और कौन लीडर है इस वक्त, कोई नजर ही नहीं आ रहा जिसकी बात को सुनने के लिए तैयार हो। बैरिस्टर साहब और बाकी लोग जो हैं वो देर नो देर। तो अब अलीमा इज द मेन स्पोक्समैन फॉर इमरान खान। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सारा मामला हुआ है कि पहले उनको गिरफ्तार किया फिर उनको छोड़ दिया फिर उनको रोक दिया फ्रॉम गोइंग टू सी इमरान खान, फिर उनको फिर जाने दिया है इमरान खान को, उनकी बहनें जाने दिया तो इनको नहीं जाने दिया। वो बहनें आगे जो बात करती थी वो खुद नहीं करती थी, वो भी अलीमा करती थी। और आप जब कुछ मुश्किल सवाल पूछे जा रहे हैं मीडिया की तरफ से तो उसको डाइवर्ट कर रही है अटेंशन टू समथिंग एल्स। तो मेरा ख्याल है कि ये दो बेगमात की कश्मकश है और एक जेल में है और एक बाहर है, जो बाहर है वो बना रही है अपना प्लेटफॉर्म। अच्छा और वो मेरा ख्याल है कामयाब हो गई है इस सिलसिले में। मगर इसका ये मतलब नहीं है, कत्तन इसका ये है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर इमरान खान का कुछ हो गया तो पार्टी की लीडरशिप किसके पास होगी? ये अलीमा खान के पास पार्टी की लीडरशिप नहीं होगी। अवाम तो बिल्कुल अलीमा को नहीं एक्सेप्ट करेगी। अलीमा इस वक्त स्पोक्समैन जरूर बनी हुई है इमरान खान की, मगर इमरान ने के पहले दिन से इमरान का कभी इंटरेस्ट नहीं था कि उसकी फैमिली मेंबर कोई उसका जानशीन हो। और एक दफा टिकट लेने की भी कोशिश की थी अलीमा ने, इमरान ने ना कर दी थी, उसको नहीं दिया था। तो ये हफीजुल्लाह सही कह रहे हैं, उनका जो आर्टिकल है उसकी तरफ तवज्जो दें। वो ये ना कहें सोचे कि वो ये कह रहे हैं कि ये पार्टी की लीडर बन गई है और आगे जाके यही लीड करेगी पार्टी को। वो ये कह रहे हैं इन दी एब्सेंस ऑफ इमरान खान 2 साल से सारी फोकस आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ हो रहा है, तो डी फैक्टो इस वक्त वो स्पोक्समैन बनी हुई है और पार्टी की लीडर बनी हुई है बिकॉज शी इज रिप्रेजेंटिंग इमरान खान। तो मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान ने मोहर लगा दी है उनके ऊपर। और साथ ही वो ये भी बात हो रही है कि जी फिर अगर अलीमा है तो फिर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ शाह महमूद कुरैशी? तो शाह महमूद कुरैशी वाज सपोज्ड टू बी नंबर 2 ना, अगर वो तो जेल में है तो नंबर 1 और नंबर 2 तो जेल में है, तो अब बाहर जो भी होगा वही फिर जाहिर है उसकी अहमियत बनेगी ना। मगर मेरा ख्याल है कि इस बात को यहीं तक रोक देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये दिस इज बिटवीन आइदर तो ये दो खवातीन की आपस में मसला है या ये अलीमा खान के सपोर्टर्स ने जान के हल्का सा फुलछड़ी फेंक दी है ताकि उनकी कद जो है और बढ़ जाए। आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर।
लेकिन इसमें फिर पुलिस एहलकारों का बिल्कुल प्रोटेक्ट करना, उन दो खवातीन को घेर घार कर गाड़ी में ले जाना, ये कनेक्ट नहीं होता अलीमा खानम ने। अगर नहीं, ये हो जाता है, कैसे? ये हो जाता है अगर ये ऐसे हो जाता है कि अगर आप पुलिस, आपको पता हो ना कि पुलिस के एसओपीज क्या होते हैं। अगर उन औरतों को ये लोग पकड़ लेते और पिटाई कर देते और पुलिस वहां खड़ी है तो वो तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाना था। तो पुलिस ने तो नॉर्मल रिएक्शन ये है कि यार ये कोई बंदे ने पीछे पै गए, चुपको इन्होंने ले जाओ। अभी आप देखिएगा जब ये अब आगे पुलिस करती क्या है इन औरतों के साथ। मेरा नहीं ख्याल ये कुछ साजिश थी जिसकी वजह से पुलिस, पहले से उनको पता था कि ये औरतें आई हैं, ये करेंगी और जल्दी से गाड़ी में बैठा के हम ले जाएंगी। पुलिस ने तो, जो उस वक्त पुलिस वहां मौके पे थी, मेरा ख्याल है उन्होंने ये सोचा और ही ना कोई मसला बन जाए, पिटाई ना हो जाए कि जो भी है कटो इन्होंने बाहर साढ़े को ले चलो, वील मेक एन इंक्वायरी एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। अब आप देखिएगा जब तफ्तीश होगी तो पता चलेगा। अगर पुलिस का इसमें वो रोल हुआ कि पुलिस इन औरतों को ही गायब कर देती है और उनको अवेलेबल नहीं करती, तो फिर इसका ये मतलब है कि इसमें गवर्नमेंट का ही रोल है। बट अभी लेट्स वेट एंड सी। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इदारे इन्वॉल्व है। और फौरी तौर पर पुलिस, रावलपिंडी पुलिस की जानिब से ट्वीट भी कर दिया जाता है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और ये प्रोटेस्ट के लिए केपी से ही आए थे और सिर्फ ये दो खवातीन जो हैं वो उनमें नुमायां होती हैं। फौरी तौर पर पुलिस का ये कहना कि ये पीटीआई के अंदर से हुआ है, तो आप इस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि ये खुद करवाया गया है? हाँ, मैं समझता हूँ ये नहीं कि अलीमा खान ने कह के करवाया है, ये कि उनके जो साथी हैं, ये उनके जो लोग हैं, उन्होंने ये सोचा होगा कि जरा थोड़ा जो और किया जाए और इसीलिए कोई हल्का जो अड्डा छुटे इससे ज्यादा नहीं किया कुछ। ठीक है सेठी साहब, अब इसके बाद ये होगा कि ये वाक़या, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ हो चुका है और दाल में बहुत कुछ काला है, सोशल मीडिया पे तबसरे इस बाबत चल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं अभी मंजरनामे पर छाए डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एससीओ के ऊपर जो भी कमेंट्स किए, अब उन्होंने ये एतराफ़ किया है अपने एक ट्वीट में कि इंडिया रूस और चाइना के कैंप में जा चुका है। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने ये ट्वीट किया है और इन अ वे आपके ख्याल में क्या वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इंडिया उनके हाथ से निकल चुका है? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बहुत सी बातें करते हैं और कभी कभी उनकी अंग्रेजी और जो हवाला दे रहे होते हैं वो समझ नहीं आती अगर आप उसको थोड़ा गौर से ना देखें। अब उसमें जो ट्वीट की है उन्होंने कहा कि वी हैव पुश्ड इंडिया, ऐसे ही है ना, कोई वी का इस्तेमाल किया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने पुश कर दिया। उसका ये मतलब है कि जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से इंडिया जो है अब चाइना के तरफ बढ़ रहा है। मगर मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। मेरा अपना तज्जिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लुकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं और सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप के वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा कि ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा। स्पेशली ये जो टैरिफ्स वाली बात है, ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि क्या कहते हैं, हिचकी आई है, तो लाया है, हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। अगर उस कैंप में जाना होता फिर वो जो परेड थी जो अमेरिका के लिए दिखाई गई थी उसमें भी जाके शिरकत करता, मगर उन्होंने एक कदम लिया है, दूसरा कदम नहीं लिया और उसके बाद वो उठ के जापान जा रहे हैं जहां अमेरिका का अड्डा है। तो मतलब है कि इंडियंस इतने भी बेवकूफ नहीं है कि एक छोटी सी बात के ऊपर वो कूद जाएं किसी और कैंप में जहां उनको कुछ नहीं मिलना उस कैंप के अंदर। वो तो चाहेंगे कि ये अमेरिका से दूर हो, मगर उस कैंप के अंदर वो ना चाइना इनको कुछ दे सकता है ना रूस दे सकता है, ओवर एंड अबव जो ऑलरेडी मिल रहा है। और छोटे मोटे तो कंसेशंस चाइना ने ऑलरेडी दे ही दिए, मगर उनके जो बॉर्डर इश्यूज है ना, तिब्बत का इश्यू है और हिमाचल प्रदेश का जो इश्यू है वो बहुत सीरियस है। वहां इतनी जल्दी सेटलमेंट नहीं होने वाली। और वो जो मेन प्रॉब्लम जो है वो तो पाकिस्तान है। एक चाइना तो पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर कोई दरार नहीं डाल सकता। और एससीओ में अंदर आपने देखा कि जहां इंडिया ने पहलगाम की बात की है, इन्होंने दूसरी बात कर दी था बलूचिस्तान के अंदर जो
दहशतगर्दी हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है और जो टीटीपी वाले कर रहे हैं और VLA कर रहे हैं, वो चाइना को टारगेट कर रहे हैं। तो और चाइना को पता है कि इनको फंडिंग जो है वो इंडिया की तरफ से आ रही है। तो इसलिए ये छोटा सा इशू है, ये आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएगा। इंडिया जो है वो इस SCO के कैंप के अंदर अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़ा होगा। यानी आपके नज़र में अमेरिका से इंडिया को अभी मुक्ति मुकम्मल नहीं मिली, लेकिन साथ ही चाइना को डीपेस्ट डार्केस्ट कह जाना चाइना के लिए यार जी वो कहता रहता है डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। एक तरफ तो उसने चाइना के ऊपर तो अभी किया ही कुछ नहीं, इंडिया को खड़का दिया है। चाइना के साथ तो अभी ओपन है सारा कुछ, डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। और उधर रूस जो है, जो डीपेस्ट डार्केस्ट रूस है, जो यूक्रेन के अंदर लड़ रहा है, जिसके ऊपर यूरोप के सारे काम खराब हो रहा है, वो उधर उसकी दोस्ती की हुई है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो अपनी सियासत चला रहा है, विच इज कम्प्लीटली अनइंस्टीट्यूशनल, और वो बिल्कुल पर्सनल लेवल के ऊपर वो करता है। आज वो डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना कह रहा है, कल चाइना के साथ वो सेटलमेंट कर लेगा। और मैं आपको बताऊं, सेटलमेंट चाइना के साथ होगी, रूस के साथ भी होगी, डोनाल्ड ट्रंप करेगा, आप देखिएगा। ये यूरोपियंस जो है ना, इनको समझ नहीं आ रही है कि वो कहाँ जाएंगे। जी, टू मच कंफ्यूजन, बट एट द सेम टाइम वो डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम चेंज करने का इरादा रखते हैं, उसे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बना रहे हैं। इससे क्या होगा सेठी साहब? अब आप देखिए, एक तरफ वो कहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम जंगें जो हो रही हैं उनको मैं खत्म करने जा रहा हूँ, मुझे नोबेल प्राइज दे, मैं सारी जंगें खत्म करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को वो कहता है कि मैं उसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर तो ये डोनाल्ड ट्रंप है आपके लिए। तो इसलिए आई थिंक यू शुड नॉट टेक डोनाल्ड ट्रंप सीरियसली। वो हर किस्म के चाल चलता है कि ये भी कामयाब हो जाए, ये हो जाए, कभी ब्लफ मारता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। अब इसकी क्या सेंस है? दिस नॉनसेंस। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को कर देना डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, और ये भी कांग्रेस के पूछे बगैर। कांग्रेस के अप्रूवल तो चाहिए होती है इस किस्म की चीजों के लिए, मगर उसको कॉन्फिडेंस है कि इस वक्त रिपब्लिकन्स लेटे हुए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो रिपब्लिकन्स मोहरे लगाई जा रहे हैं उसके ऊपर। तो बट आई डोंट थिंक दिस इज सिग्निफिकेंट। ये सारे सिग्नलिंग है, ये कोई खास इसकी अहमियत नहीं है, कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा। शोर ज़्यादा मचा रहे हैं, इकदामात कम कर रहे हैं, और अब जो जिस नौयत के हालात हो चुके हैं और आलमी बरादरी जिस तरह का रिएक्ट कर रही है, लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा कार्ड्स बाकी नहीं रहे। आने वाले दिनों में इंडिया के लिए भी अभी पोजीशन क्लियर होती नज़र नहीं आ रही। वापस आते हैं प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया, और अब आपके सवालात करेंगे शामिल। युगांडा से फरीद नासिर। इंडोनेशिया में आजकल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इसकी क्या वजह है? कोई रजीम चेंज हो रही है या कोई मामला दूसरे हैं जो बज़ाहिर पसे पर्दा हैं और आम दुनिया के सामने नहीं आ रहे? इसका तो बस मुख्तसर से सवाल दूंगा, बिकॉज फिर नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर इंडोनेशिया की इंटरनल सियासत डिस्कस करनी पड़ेगी। लुब्बे लबाब ये है जी कि एक साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं 10 साल के लिए, एक उनके साहिबजादे हैं, एक ऑपोजिशन लीडर थे। वो ऑपोजिशन लीडर जो थे वो अपनी पार्टी छोड़ के वो चले गए हैं प्रेसिडेंट साहब की पार्टी के अंदर, और अभी ये जो इलेक्शन होने जा रही है उसमें वो खड़े हो गए हैं एज प्रेसिडेंट, और मुका कर लिया विद द सिटिंग प्रेसिडेंट, जो 10 साल के बाद अब फिर से प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। प्रेसिडेंट साहब जो है उन्होंने अपना बेटा दे दिया उसको एज रनिंग मेट। तो अब जो एक्स ऑपोजिशन लीडर और प्रेसिडेंट साहब का बेटा, वो प्रेसिडेंट साहब की पार्टी जो है ना उसको लीड करेंगे, और वो अब खड़े हो रहे हैं फॉर इलेक्शन। और ऑपोजिशन जो है वो सुकार्नो की जो साहिबजादी हैं, सुकार्नो पुत्री, वो परेशान है क्योंकि रेगिंग हो रही है। और ये आप पाकिस्तानियों को तो पता है जब इस किस्म की चीज होती है तो किस तरीके से सियासत रुख मोड़ती है। इसलिए इंडोनेशिया में भी बड़ी इंस्टेबिलिटी हुई हुई है। ऑपोजिशन लीडर जो है वो गवर्नमेंट को ज्वाइन कर गए हैं और अब अगली इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वहां शोर पड़ गया कि इलेक्शन रिगिंग की तैयारियां हो रही हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और तो ये है, इससे ज्यादा कोई साजिश नहीं है। इस डर्टी पॉलिटिक्स ऑल ओवर अगेन, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म एंड सो ऑन। वो अब जो साहब प्रेसिडेंट है वो 10 साल से ज्यादा रह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अपना बेटा को फिट कर दिया उसके अंदर।
तो आने वाले प्रोग्राम्स में इस पे तफसील से बात करते रहेंगे जैसे सिचुएशन आगे जाती है इंडोनेशिया में। खालिद अवैस साहब लाहौर से क्या जानना चाह रहे हैं? मेरा सवाल आपके तजर्बे को सामने रखते हुए कि जो कि आप चीफ मिनिस्टर केयर टेकर रहे पंजाब के, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, क्या आप समझते हैं कि जो आजकल जो बहस नए सूबों के बारे में छिड़ी हुई है, नए सूबे बनने से क्या हमारी तमाम बीमारियों का इलाज मुमकिन होगा? या जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, खास तौर पे जबकि मकामी हुकूमतें जो कि फंक्शनल नहीं हैं और हमारी कमजोर मईशत, क्या ये बोझ बर्दाश्त करेगी? और क्या ये गवर्नर्स के फेलवर्स तो नहीं होंगे इससे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये शोशा छोड़ा गया है प्रोविंसेस को समझाने के लिए, 4 प्रोविंसेस को, कि आप बिहेव करें। एनएफसी अवार्ड उसको रिवाइज करना है, बड़ी ज़रूरत है उसकी। अगर आप बिहेव नहीं करेंगे तो फिर हम आपको तोड़ देंगे और नई प्रोविंसेस बना लेंगे, फिर उनको संभालना आसान हो जाएगा, बिकॉज वो सारे डिपेंडेंट होंगे फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये एक किस्म की आप समझें कि मीडिया के अंदर एक प्रेशर टैक्टिक है। कोई 12 सूबे कोई नहीं बनने। ये वक्त नहीं है इस किस्म की नई कंट्रोवर्सी को आगे ले जाने का। ये इसी हद तक थी। बहुत मसाइल हैं नए सूबे बनने में, और ये इधर नहीं जाएगी। वो सिर्फ ये चाहती है कि एनएफसी अवार्ड जो है उसको रिवाइज कर लिया जाए, और ये जो 4 सूबे हैं ये मान जाए इस बात को। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि कोई इश्यू है। अभी एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया, आप जरूर पढ़िएगा उसको। एक्स गवर्नर है इशरत हुसैन साहब, गवर्नर स्टेट बैंक, एडवाइजर भी रहे हैं, बहुत तजर्बाकार शख्स हैं, और उन्होंने बहुत सी स्टडी की है। उन्होंने एक मजमून भी बड़ा अच्छा सा लिखा है जो बताता है कि इस वक्त ये टाइमिंग भी ठीक नहीं है और कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत है। इसलिए मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये डिलिबरेटली शोशा छोड़ा गया है, ताकि इस वक्त सिंध वाले जो तंग कर रहे हैं या केपी वाले जो तंग कर रहे हैं, उनको एक धमकी है कि अगर आप बिहेव नहीं करेंगे तो फिर हम ये भी कर सकते हैं वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। फीलर छोड़ा गया है नब्ज डिटेक्ट करने के लिए और कुछ समझा। अब अगला सवाल है सऊदी अरब से साजिद मलिक साहब का। सेठ साहब, ये जो पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई है और इंडिया ने एकदम पानी छोड़ दिया है, तो इंडिया को पता नहीं था कि पीछे बारिशें हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, इंडिया में, तो जब पानी इकट्ठा होगा तो ये तो आगे जब डैम टूट सकता है या एकदम पानी छोड़ेगा तो आगे तबाही होगी। ये उसने जानबूझ के किया है। तो सर, अगर पाकिस्तान ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है या अक़वाम मुत्तहिदा में कि ये जो इंडिया ने हमारे साथ अभी जारियत की है। तो दूसरा सर मेरा ये है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ टोले बने हुए हैं। एक टोला कहता है जी डैम बनने चाहिए, दूसरा टोला कहता है जी नहीं बनने चाहिए, तीसरा टोला कहता है ये डैम बनाएंगे टूट जाएगा तो हम पानी में बह जाएंगे, चौथा टोला बोलता है नहरें बननी चाहिए, पांचवा टोला बोलता है जी हमारा पानी चला जाएगा। ये सर इन सब को कौन इकट्ठा एक जगह पे बिठा के कोई एक अमली जामा पहनाए जिसमें अवाम पिस रही है? कभी हमारे पास पानी होता नहीं है, अगर होता है तो हमारा पानी समुद्र में चला जाता है। तो सर ये कोई बाहर से एक्सपर्ट क्यों नहीं बुलाते? कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट बुलाएं जो इनको मशवरा दें कि यार इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। अपनी तो उन्होंने बात एक दूसरे की माननी नहीं है। सर ये कौन करेगा पाकिस्तान में? आपके 2 सवाल हैं, पहला इंडिया वाला और दूसरा पाकिस्तान वाला। इंडिया, देखिए, ये इंडिया कोई जानबूझ के नहीं कर रहा। ये कंस्पिरेसी थ्योरी जो है इसको छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि पानी आ रहा है पीछे से, बारिशें भी हो रही हैं और पीछे से पानी भी आ रहा है, ग्लेशियर्स भी मेल्ट कर रहे हैं। अब उनके डैम्स जो हैं जब वो भर जाते हैं तो उनको छोड़ना पड़ता है, और ये 3 दरिया उनके हैं और ये इंडस वाटर ट्रीटीज में लिखा है, उनका हक है, जब वो छोड़ देंगे। अब इसलिए हमारे लिए जो इश्यू बनता है वो ये बनता है कि यार हमें पहले बता तो दो, टाइम पे बता दो, ताकि हम कोई अपना तैयारी कर लें। इस दफा हुआ ये है कि उन्होंने टाइम पे नहीं बताया आपको, और जो नॉर्मल मैकेनिज्म है इंडस वाटर ट्रीटीज है उसके जरिए नहीं बताया कि ये होने जा रहा है और हम ये करेंगे। उन्होंने इनडायरेक्ट रूट लिया है डिप्लोमेटिक सोर्सेज के जरिए, जिसके साथ डिले भी हो गई और पूरा डेटा भी नहीं मिला। तो आई थिंक इस हद तक तो है, उन्होंने सोचा होगा कि थोड़ा तंग भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर क्या ये एक पूरी साजिश थी? अभी वो सोच रहे हैं कि ये कर सकते हैं। वो इस दफा उनको पता चल गया है कि कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो धमकी भी दे सकते हैं। उनका एक जर्नल है जो कि ऐसी बातें भी कर रहा है कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए इस तरीके से कि इस टाइम पे छोड़ दें और इस टाइम पे ना छोड़े, वगैरह वगैरह। मगर मेरा नहीं ख्याल इस दफा उन्होंने वो किया है। और इस दफा तो यही हुआ है कि हमें देर से पता चला, और उसके बाद हमारा तो वही प्रॉब्लम है कि हर साल हमें पता ये होता है, कोई नई बात नहीं। और हमने किसी हुकूमत ने आज तक कोई इक़दाम नहीं किए कि फ्लडिंग को रोका जाए या कोई इसके लिए कोई इक़दाम किए जाए। अच्छा, उसका भी एक ही सिर्फ रीज़न है, मैं आपको बता दूं। कोई गवर्नमेंट नहीं ये चाहती कि वो अरबों सैकड़ों अरबों रुपए जो है वो खर्च करे एक प्रोजेक्ट के ऊपर
डैम्स बनाने के लिए या और कोई रास्ते निकालने के लिए, जबकि उनको पता है कि 2 साल के बाद जो हमारी छुट्टी हो जाएगी या 3 साल के बाद हो जाएगी या अगली दफा हम आएंगे नहीं। तो वो हमेशा अपने शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि हमें वो काम करें जिससे हमें फौरन फायदा है और आवाम हमारे। ये जो है ना कि जी हर साल ये होता है, अब इसके लिए 10 साल लग जाते हैं डैम्स बनाने में, रिजर्वायर्स बनाने में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। हमारा जो सियासी सिस्टम है उसके अंदर ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का गुंजाइश ही कोई नहीं। अयूब खान 10 साल रहा था तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी उसने, फिर उसे पता था कि मैंने कहीं नहीं जाना। इसी तरीके के साथ जब मुशर्रफ आया था या ज़ियाउल हक आया था, वो भी 10 साल ले गया, उसने किया नहीं, वो कर सकता था। उसकी बहुत बड़ी ये गलती है कि उसको पता था कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने निकलना नहीं है, और उसको चाहिए था कि ये बैठ के जो उस वक्त काम कर सकता था उसने नहीं किया। इसी तरीके के साथ मुशर्रफ ने भी ये सोचा था कि मैं करूंगा, उसको भी पता था कि मैं कर सकता हूँ और मैंने नहीं किया। तो ये उनकी गलती है। अब मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हाइब्रिड सिस्टम है ये चलेगा, ये अब रिवर्स नहीं होगा, ये स्टैब्लिश हो गया है। तो अब मेरा ख्याल है इनको चाहिए कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग करें और लॉन्ग टर्म थिंकिंग करके और ये मसला हल करें। अगली बात, और इसका जो सवाल है ये अब लिंक हो गया विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या ये सारे इकट्ठे नहीं हो सकते कि नहीं। कौन बिठाएगा? अब ये देखे ना, ये जो इकट्ठा वो कह रहे हैं, कौन बिठाएगा? कौन बिठाएगा? अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त इशू क्या है। एक तो पीपल्स पार्टी का इशू है, सिंध का इशू है, और दूसरा इशू केपी का है। केपी की तरफ से तो गड्ढापुर साहब ने हथियार फेंक दिए, वो तो बहुत आगे निकल गए, वो तो कहते हैं काला बाग भी बना लो, ठीक है। तो अब रह गया सिंध। तो अब सिंध तो जरदारी साहब है, मगर वहां सिंध के अंदर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट भी है। मेरा ख्याल है जरदारी साहब के साथ नेगोशिएशन हो सकती है, मगर बहुत सख्त नेगोशिएशन करनी पड़ेगी उसमें। अगर जरदारी साहब डैम्स की बात मानते हैं और पीपल्स पार्टी साथ चलती है तो फिर कुछ उनको एश्योरेंसेस देनी पड़ेंगी कि वो फिर कुछ अरसे तक वो रहेंगे। या अगर और लोग रह सकते हैं तो फिर जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को भी हिस्सा देना पड़ेगा, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो क्या वहाँ होता है या नहीं होता है कांट से, मगर लॉन्ग टर्म भी सोचना पड़ेगा। और अब जो जिस तरीके से बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म ही अब सोचना चाहिए और ये बेहतर टाइम है कि टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, अगर मगर इसमें मौजूद है, लेकिन वही सेठी साहब वाली बात, अगर अभी वक्त आपके पास मौजूद है तो माजी में जो फ़ायदा नहीं उठाया जा सका मुद्दत का या मोहलत का, वो फ़ायदा अब उठाया जाना चाहिए और जो देरीना मसाइल है उनके हल की तरफ पेशरफ्त करनी चाहिए। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। और अब सवाल है शहजाद सलीम साहब का मलेशिया से। इसराइल का जो एक फ़लस्तीन के हवाले से जो रोल है वो तो सबको नज़र आ रहा है कि किस तरह मुस्लिम दुनिया पूरी खामोश है, लेकिन इसराइल के और भी कुछ ऐसे न्यूज़ हैं कि वो इथियोपिया में ब्रिज बना रहे हैं, 2 इसराइली बैंक्स हैं उसमें, वो फाइनेंस कर रहे हैं और इथियोपिया में, और उसको जो है वो इजिप्ट को डिच करने के लिए बेसिकली प्लान किया जा रहा है। उस पर आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? दूसरा, इसराइल की इंडिया के एक इलाका है कसुल में, वहाँ भी मौजूदगी है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि वहाँ मौजूद होना और पाकिस्तान इंडिया की जंग में जो इसराइली ड्रोन यूज हुए हैं और टेक्नोलॉजी का तबादला भी हुआ होगा, तो एशिया में चाइना किस तरह देख रहा है इसराइल के रोल को? क्योंकि अब पाकिस्तान और चाइना एक है तो फिर चाइना पे भी इम्पैक्ट आएगा इसराइल की यहाँ मौजूदगी। अगर इंडिया आप कह रहे हैं कि ग्रेट पावर नहीं है, लेकिन क्या इसराइल की वहाँ मौजूदगी में, क्योंकि इसराइल की टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया को पता है हमें कि वो किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और कितना वो एक्सपर्ट है उसमें, तो आप ये 2 जगहों पे जो एक तो इजिप्ट को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है इथियोपिया के थ्रू, दूसरा इंडिया में मौजूदगी इसराइल की, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? चाइना किस तरह इसको देख रहा है, किस तरह कंटेन करेगा? क्योंकि अगर इसराइल से डायरेक्ट कुछ होता है तो वो तो फिर अमेरिका उसमें शामिल हो जाएगा जंग में, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? अच्छा, बात यह है कि इसराइल और इथियोपिया, देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 किस्म के इश्यूज हैं। इसराइल का एक तो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है इथियोपिया के साथ। इथियोपिया के अंदर यहूदी है, दो किस्म के यहूदी हैं। एक यहूदी क्लैन है जिन्हें कहा जाता है बेटा इसराइल, और दूसरा है फलाश मूरा। ये 2 कम्युनिटीज हैं ज्यूज की हिस्टोरिकली। वहाँ कहत थी और डिस्क्रिमिनेशन थी, तो इसलिए एक 1984 में और एक 1991 में इसराइल ने एयरलिफ्ट किए थे ज्यूज को, वहां से उठा के इसराइल ले गए थे। अच्छा, इसराइल की ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि जहां भी जो यहूदी हो, जिस मुल्क में भी हो, जहां भी हो, वो इसराइल का सिटीजन है, उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप है। तो एक तो ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर इसराइल का एक इंटरेस्ट रहा है इथियोपिया के अंदर।
अच्छा, इसी के साथ साथ भी वो डेवलपमेंट जो वहाँ हो रही है, जो वो करते हैं, तो उसका भी यही ताल्लुक है। तो इसमें जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है और ह्यूमैनिटेरियन एड भी हो जाता है। अच्छा, मगर इससे अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिक्योरिटी और मिलिट्री का भी एक इसमें इशू है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और वहाँ इसराइल अपना चाहता है कि उसका वहाँ कदम वहाँ जमा के वो बैठे। इसलिए रीजनल स्टेबिलिटी की वजह से भी इसराइल का वहाँ एक सिक्योरिटी एंगल भी है। और फिर फाइनली इथियोपिया की जो सारी इसराइली जो टेक्नोलॉजी है और ड्रोन्स और ये वो सब वहाँ बेच रहा है और ट्रांसफर कर रहा है। और वो ऑब्वियसली मार्केट भी है उसके हथियारों की, जिसका लिंक अब बन जाता है। यहाँ से हट के हम चलते हैं टू इंडिया। इंडिया को भी बहुत मैसिव एड है इसराइल की ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी। Israel is the second largest supplier of military technology to India, especially advanced intelligence gathering and AI technology. तो वो ये जो जगह है ना कश्मीर के अंदर, जहाँ वो इजरायली टूरिस्ट्स आके बैठे हुए हैं, ये बेसिकली दे आर नॉट टूरिस्ट्स, ये इजराइल की कंटिजेंट है। दे आर देयर फॉर टू हेल्प इंडियाज डिफेंस फोर्सेस। वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क सब बनाया हुआ है, टू लिस्निंग पोस्ट बनाई हुई है एंड ऑल्सो यूज्ड अगेंस्ट चाइना। तो इसलिए दिस इज इंडिया इजराइल कोऑपरेशन एंड बहुत सीरियस किस किस्म की कोऑपरेशन है। बाकी अब चाइना इसको कैसे देखेगा, चाइना को पता है, पाकिस्तान को भी पता है, और ये है मगर व्हाट कैन दे डू अबाउट इट? दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो इसलिए एक किस्म का उन्होंने अनऑफिशियल बेस दे दिया है कश्मीर में इजराइलीज को। ये है पेचीदा मामला जिसको आसानी से आपके सामने जवाब की सूरत साहब ने। इसके अलावा डॉक्टर आमिर तौफीक लाहौर से कुछ जानना चाहते थे, मोहम्मद बिलाल पर्थ से, शाहिद रशीद इस्लामाबाद से, जहांजेब स्वाद से, मसूद इंग्लैंड से, अहमद यार कनाडा से और इज्जत सुभान नॉर्वे से। आने वाले प्रोग्राम्स में आपके सवालात ज़रूर शामिल करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।